गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज जो स्टार्ट किया है उसमें मैंने पहले दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड माइक्रोनेशिया, उसके बाद अंटार्कटिका को पढ़ा दिया है। आप उसे जाकर देखिए। उसके बाद आज मैं अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ाऊंगा और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे यहाँ की नदियाँ हो या पर्वत हो या लेक्स हो या यहाँ के मरुस्थल हो, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आइए अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं और इन यहाँ के राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य को अच्छे से समझते हैं। तो मैं जब स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना तो मैंने पहले भी बोला है और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं जब ज्योग्राफी को पढ़ाता हूँ तो आप अपने साथ एक एटलस रखिए और जिन चीज़ों को मैं बताता हूँ आप उसे वहाँ पे मार्क करते जाइए। उसके बाद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे भी उन चीज़ों को बना दिया हूँ और 80 to 85% चीज़ें यहाँ भी बनाया हूँ और समझ में भी आएगा, लेकिन आप जब एटलस में देखते हैं तो आपकी व्यूज़ और भी क्लियर होता है और वो चीज़ को आप और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए इसी श्रृंखला में आज अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। मैंने यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप को बनाया है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसे बनाया है अफ्रीका महाद्वीप को। और यहाँ पे आप इसे पहले समझिए, उसके बाद मैं एक एक चीज़ों को यहाँ बताऊँगा। उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका यूरोप आता है और यहाँ पे एशिया आता है। इसके नॉर्थ में यूरोप और इसके पूर्व में आ जाइए तो उत्तर पूर्व में आ जाइए खास करके, तो यहाँ पे एशिया है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती है। जैसे आप जानते होंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ ग्लोब पे ये काल्पनिक रेखा है जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री जब साउथ आ जाते हैं जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कौन से ऐसे महाद्वीप है जहां से तीनों ही रेखाएं गुजरती है। तीनों ही रेखाएं गुजरने के साथ साथ यह जब आप ग्लोब पे देखेंगे तो ग्लोब पे आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि यह इस तरह से ऐसे करके बना हुआ है, फैला हुआ है। तो आप इसे देखेंगे यहाँ से इसके जो 180 डिग्री जिसे ग्रीनविच लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं गुजरती है। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कि तीनों ही रेखाएं गुजरती है और यह चारों गोलार्धों में विस्तृत है। 4 गोलार्ध का मतलब हुआ, जैसे आप ये देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये देखेंगे पूर्वी गोलार्ध और ये देखेंगे पश्चिमी गोलार्ध। यह ग्लोब पे इसकी स्थिति जो है यह चारों गोलार्धों में विस्तृत है। उसके साथ साथ यहाँ से तीनों ही काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर विषुवत रेखा एंड मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन चीज़ों को समझे होंगे। अब आइए एक एक करके यहाँ जिन चीज़ों को मैंने लिखा है उसे आपको बताता हूँ। यहाँ पे विश्व का दूसरा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा कि एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में बड़ा है। तो अफ्रीका जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा स्थान रखता है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। आधुनिक मानव, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि होमो सेपियंस जो है आधुनिक मानव
की जो उत्पत्ति हुई होमोसेपियन से हुई है, उसकी जन्मस्थली भी अफ्रीका को ही माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम भूखंड, याद कीजिए मैं ज्योग्राफी जब स्टार्ट किया था तो उसमें जब बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब बताया था तो उसमें बताया था ऊपर वाला नॉर्थ जो चला गया वो अंगारा लैंड का भाग है, और नीचे जो आ गया 0 डिग्री से या नीचे भाग जो आ गया दक्षिणी गोलार्ध में वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विश्व का प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ऐसा महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में विस्तृत है। मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में विस्तृत ये महाद्वीप है। ऐसा महाद्वीप जहाँ से कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती है, तीनों ही रेखाएं गुजरती है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक साक्षरता की दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ा है। इसी कारण इसे अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। तो आप समझे होंगे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। भविष्य का महाद्वीप भी इसे बोला जाता है। कारण आप देखेंगे यहाँ पे इसका मेडागास्कर है इस तरह से बना हुआ, ये वास्तविक में ये अफ्रीका ही का भाग था जो कि यहाँ से अलग हो गया है। जब आप आगे पढ़ेंगे इसी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, यहाँ पे जितने भी इसके लेक्स है, एक समय में ऐसा बोला जा रहा है कि ये वाला जो भाग है इसका यहाँ से कट के अलग हो जाएगा, इसीलिए इसे रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी बोला जाता है। और यहाँ की प्लेटें जो है अपसारी है, मतलब यहाँ से क्या है कि खिसक रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लेक्स का निर्माण हुआ है। इस तरह से लेक्स का निर्माण हुआ है। तो आने वाले समय में इसे भविष्य का महाद्वीप भी बोला जाता है। के बाद आइए, रिफ्ट वैली का मतलब समझे होंगे। रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा भाग, जैसे मान लीजिए ये ऊंचा भाग है, इसका बीच में ऐसे धंस गया है और ये फिर ऊंचा है, मतलब दो ऊंचे भाग के बीच में एक धंसा जो भाग होता है उसे रिफ्ट बोला जाता है। इसी कारण से ये वाला भाग इसका धंसते जा रहा है, इसी कारण से इसे बोला जाता है कि भविष्य का महाद्वीप। विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार देखते हैं किस तरह से है। पूरब में आप देख लीजिए यहाँ पे एशिया है और इधर इंडिया होगा, तो पूरब में हिंद महासागर होगा ना, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा। तो इसके अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर होगा, ठीक है, इंडियन ओशन। पश्चिम में ये देखिए, पश्चिम में ये क्या है, इधर आप देखे होंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, और उसके बीच में क्या है, अटलांटिक है ना, अटलांटिक है। ऊपर चला जाएगा तो नॉर्थ अटलांटिक कहलाएगा 0 डिग्री से, और नीचे आएगा तो साउथ कहलाएगा, साउथ अटलांटिक। तो इसके बीच में क्या है, इस तरह से फैला हुआ अटलांटिक महासागर है। उत्तर में भूमध्य सागर, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है भूमध्य सागर एंड यूरोप है ना, ये देखिए ये जो मैंने बनाया है इस तरह से, यहाँ पे वो यूरोप है। दक्षिण में अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, इसे जो नीचे साउथ हेमिस्फीयर में वो अंटार्कटिका है। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे। याद रखिए, नॉर्थ में जब चले जाते हैं तो अफ्रीका के नॉर्थ में भूमध्य है या यूरोप बोल लीजिए। जब आप पूरब में आ जाते हैं तो हिंद महासागर होगा ना, पश्चिम में जब जाएंगे तो अटलांटिक होगा, और जब साउथ में आ जाएंगे तो साउथ में अंटार्कटिका होगा, ठीक है। उसके बाद आइए जिब्राल्टर जल संधि। मैंने 2 जल संधि के बारे में लिखा है, एक जिब्राल्टर जल संधि और दूसरा बाब अल मंडेब जल संधि। इन चीज़ों को समझिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप उसको मार्क करते जाइए। मैं जो बताते जाता हूँ आप एटलस में देखिए और उसे समझिए और मार्क करते जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ज्योग्राफी समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। आप उन चीज़ों को देखते जाइए और माइंड में बैठाते जाइए। आने वाले समय में जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे, माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि बाब अल मंडेब जल संधि कहाँ है, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है। रटने की ज़रूरत नहीं है। आइए जिब्राल्टर जल संधि के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ से आइए, यहाँ पे
कुछ कुछ जो मैंने लिखा है वहाँ पे देखिए। इधर मैंने पहले बताया था कि अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे मैंने बताया था कि भूमध्य सागर है। तो यहाँ से एक सकरा सागर है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, जिसे कि जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि जल संधि उसे कहा जाता है जो दो जल राशि को जोड़ रहा होगा और दो मुख्य भूमि के भाग को अलग कर रहा होगा, उसे जल संधि कहा जाएगा। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या कर रहा होगा? दो जल राशि को जोड़ रहा होगा ना, और दो मुख्य भूमि के भाग को अलग कर रहा होगा। तो वो दो जल राशि कौन सी है और वो दो मुख्य भूमि का भाग कौन है, जिससे आप जिब्राल्टर जल संधि समझ जाएंगे। तो ये देखिए जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे क्या मैंने बताया था, अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। ये चीज़ों को समझे होंगे, उसी को मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और दो मुख्य भूमि के भाग को जो देख रहे होंगे, एक तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे जो कि अफ्रीका है, और दूसरा यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये भाग यूरोप है। तो यदि महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो बोल दीजिए अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, यदि ये पूछे कि दो जलराशि किसको जोड़ती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो ये दो जलराशि को जोड़ा। और यदि ये बोल दिया जाए कि किन दो देशों को अलग करती है, क्योंकि अफ्रीका तो एक महाद्वीप हो गया है ना, यूरोप तो एक महाद्वीप हो गया, उसमें बहुत सारे देश होंगे। यदि पार्टिकुलर देश की बात बोला जाए तो अफ्रीका का यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, और यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन। यहाँ से तीन चीज़ें समझे होंगे। यदि ये पूछे कि किन दो जलराशि को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, किन दो महाद्वीप को अलग करती है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यदि पार्टिकुलर देश के बारे में पूछे तो आप बता दीजिए अफ्रीका का देश मोरक्को है और यूरोप का देश स्पेन है, वो जिब्राल्टर जल संधि से अलग होती है। उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है। आपको पता है ना, कुंजी से क्या खुलता है? ताला खुलता है ना। तो यहाँ पे जो जिब्राल्टर है ये सकड़ा है, तो यहाँ से जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर, तो जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। इन चीज़ों को आप समझे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आइए अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। ये देखिए इधर अफ्रीका हो गया ना, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट आपका हो जाएगा एशिया। और यहाँ पे एक देश है और यहाँ भी एक देश है जिसका नाम एशिया में यमन है, और अफ्रीका में एक जिबूती है, और यहाँ पे भी एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेब जल संधि, और यहाँ पे है अदन की खाड़ी। आइए मैं इन चीज़ों को भी समझाता हूँ। तो यहाँ से क्या है कि भूमध्य सागर से पहले जो भी यूरोप से जहाज चलता था, यहाँ से होते हुए गुड ऑफ होप्स के होते हुए यहाँ से इधर आता था एशिया, या एशिया के अन्य भागों में जहाज जाता था। लेकिन जब स्वेज कैनाल यहाँ बन गया, यहाँ पे देखेंगे एक देश है मिस्र, स्वेज नहर के बन जाने से 1869 में जब स्टार्ट हुआ, तो भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए, अदन की खाड़ी होते हुए विभिन्न देशों में, एशिया के विभिन्न देशों में आवाजाही गमन बहुत ही सुविधा हो गया और बहुत समय बचने लगा। तो अभी आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि ये क्षेत्र बहुत चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे एक जो चाइना से नीदरलैंड के रॉटरडम जो वहाँ के पोर्ट है, वहाँ पे एक जहाज़ जा रहा था, कार्गो जहाज़ जा रहा था जिसका नाम है एवरग्रीन। तो वो वहाँ पे फंस गया था, जिसके कारण बहुत चर्चा में भी था। तो एवरग्रीन भी, या उसे एवर गिवन भी बोला जाता है। तो इन क्षेत्रों को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही संभावना है। तो भूमध्य सागर से चलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लाल सागर है, और लाल सागर से होते हुए बाब अल मंडेब
ये क्षेत्र को आप देखिए बाब अल मंडेब बोला जाता है और यहाँ पे अदन की खाड़ी है। तो जब बाब अल मंडेब जल संधि पढ़ते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि जल संधि दो जल राशि को जोड़ रहा होगा और दो मुख्य भूमि के भाग को अलग कर रहा होगा। तो बाब अल मंडेब जल संधि जो है किन दो जल राशि को जोड़ रहा है, तो मैंने पहले बताया लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंडेब जल संधि यहाँ पे है जो कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ रहा है, ठीक। और यदि ये पूछ दे कि किन दो मुख्य भूमि के भाग को अलग कर रहा है, तो अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है। ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। एशिया यहाँ पे देखिएगा यमन एक देश है। और यदि ये बोल दे कि किन दो देशों के मुख्य भूमि को अलग करता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है जिबूती और एक यहाँ पे एशिया का देश है यमन। तो बाब अल मंडेब जल संधि के बारे में समझ गए। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। यदि अफ्रीका के देश के बारे में बोल दिया जाए तो जिबूती बोल दीजिए, और एशिया के देश के यदि बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे यमन है, उसे अलग करती है। तो इन चीज़ों को मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसे अच्छे से समझाया है और मुझे विश्वास है कि इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार बोला हूँ। तो आप इसे माइंड में बैठा लीजिए। इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं मैं उसे बताता हूँ। तो अभी आपने अफ्रीका महाद्वीप के कुछ चीज़ों को देखा, उसके बाद की चीज़ों को आइए देखते हैं और इसे समझते हैं। तो राजनैतिक विशेषताएं में अगर यहाँ देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका इज 55। तो एशिया में इससे कम है। अगर देशों की बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। 49 + 6 49 + 6 49 देश इसके मुख्य भूमि के भाग में है, जिसमें कि आप यहाँ पे इसको देखेंगे, और 6 देश इसके द्वीपीय देश है। तो 49 + 6 55 देश। यदि ये पूछा, अभी हाल के दिनों में जो कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया है कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। 55 देश, 49 मुख्य भूमि में और 6 द्वीपीय देश है। तो आइए इसके 6 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। पहला है केप वर्दे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है केप वर्दे। उसके बाद साओ टोमे, आप विषुवत रेखा देख रहे होंगे, यहाँ से गुजर रही है, उसी के ऊपर इसका एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साओ टोमे। उसके बाद मेडागास्कर, यहाँ पे देखिए मेडागास्कर, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। 3 हो गया मेडागास्कर। उसके बाद मॉरिशस, ये देखिए यहाँ पे मॉरिशस का खासियत क्या है कि भारत में रहने वाले भारतीय, भारत में तो सबसे ज़्यादा भारतीय होंगे ही, उसके बाद यदि कहीं पे सबसे ज़्यादा भारतीय निवास करते हैं तो वो मॉरिशस है। 4 हो गया। उसके बाद एक कोमोरोस है, उसके बाद सेशेल्स है। सेशेल्स जो है अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6 द्वीपीय देश, जिसमें से आप याद रखेंगे केप वर्दे, साओ टोमे, मेडागास्कर की खासियत यह है कि यह हिंद महासागर में है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है अफ्रीका का। उसके बाद मॉरिशस, भारत के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय मॉरिशस में निवास करते हैं 4, कोमोरोस और सेशेल्स, यह भी हिंद महासागर में, ये सारे हिंद महासागर में है। और सेशेल्स जो है अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। तो 49 + 6 55 देश। उसके बाद आइए, मैंने देखिए यहाँ पे अल्जीरिया बनाया है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नाइजीरिया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने नाइजीरिया बनाया है। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया,
और अल्जीरिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश है। खास करके अभी देखिएगा एग्जाम जो ट्रेंड है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसी तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है। ये देखिए मैंने 4 देशों को, ये हॉर्न जैसा सिंह के जैसा दिखता है, इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे बोला जाता है, अफ्रीका का सिंह। इसमें 4 देश है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती एक छोटा सा देश है, और यहाँ पे सोमालिया लुटेरा आप जानते होंगे, इस पे मूवी भी बना है। जो हिंद महासागर से जहाज आते हैं, यहाँ का लुटेरे बहुत ही घातक होते हैं और जहाज़ों को लूट लेते हैं। तो 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये 4 देश में आपको याद होगा कि 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है इथोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद अली को मिला था। ये इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। किस लिए दिया गया था? उन्होंने इरिट्रिया और जिबूती, ये देखिए यहाँ पे है इरिट्रिया और यहाँ पे है जिबूती, इन दोनों में बहुत लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा था, उसी को उन्होंने सुलझाया, जिसके कारण 2019 का नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है वो अबे अली अहमद को दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे। यहाँ पे इसमें 4 देश है, तो यहाँ पे 2 देश तो यही है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप मैप पे देखते जाइए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए इन्हीं दोनों डिस्प्यूट के कारण। और 2020 का नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है, आपको पता होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो 19 और 20 दोनों मैंने बता दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अफ्रीका का जो ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है, ये पशुपालन का क्षेत्र बोला जाता है। खास करके यहाँ पे केन्या देखेंगे, वहाँ पे एक मसाई जनजाति है जिसके द्वारा कि पशुपालन किया जाता। आगे यहाँ पे कौन कौन से जनजाति हैं उसे भी देखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे ये क्षेत्र के बारे में जब बात आई है तो मैंने बता दिया। अफ्रीका का सिंह, ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ये पशुपालन का क्षेत्र कहलाता है, पशुपालन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ की मसाई जनजाति जो है वो पशुपालन का काम करते हैं। उसके बाद सोमाली प्रायद्वीप के बारे में मैंने पहले बताया था। वैसे क्षेत्र जो 3 ओर से जलराशि से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये सोमाली प्रायद्वीप जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद आइए, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा पे स्थित कौन कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पे स्थित कौन सा देश है और मकर रेखा पे स्थित कौन सा देश है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ लीजिए। आइए कर्क रेखा पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पश्चिमी सहारा होगा, पश्चिम में है पश्चिमी सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, उसके बाद माली। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, उसके बाद माली, उसके बाद है नाइजर, नॉट नाइजीरिया, नाइजर, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नाइजीरिया आपका देखिए नीचे पड़ जाता है, यहाँ पे है नाइजर, अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र। इतने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। जब आते हैं कि भूमध्य रेखा, तो गैबोन सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, तो गैबोन होगा, उसके बाद कांगो होगा, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको कि कांगो गणराज्य आप बोल रहे हैं, उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया एक्चुअल में ये यहाँ से ऐसे करके है सोमालिया। और एक द्वीपीय देश भी है इस पे जिसका नाम है साओ टोमे। तो फिर से आइए देखते हैं, गैबोन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया और साओ टोमे, एक द्वीपीय देश। उसके बाद मकर रेखा पे आइए, यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आएगा नामीबिया, दूसरा आएगा बोत्सवाना, उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका को मैंने बनाया है, उसके बाद मोजाम्बिक है, उसके बाद मेडागास्कर है, एक यहाँ पे भी द्वीपीय देश जो है मेडागास्कर उससे गुजरती है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने बताया। उसके बाद और भी 2 चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है
उसमें 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसमें से एक का नाम लेसोथो है और दूसरा का नाम स्वाजीलैंड है। ये दोनों कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूस्थल रुद्ध देश है और वो दोनों ही देश दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो आपने अभी इसके राजनीतिक परिदृश्य को देखा, इसके बाद की चीज़ों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। आप एक एक चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं बताते जाता हूं, आप उन चीज़ों को एटलस पे देखते जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।